पीरू फकीरों सूफियों संतों की खूबसूरत धरती से मैं हूँ आपका मेज़बान आरजे गुरचरण। और आज रेडियो पीर पंचाल के स्टूडियो में जो है ना वो बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मेरी मुराद है एडवोकेट यासिर खान साहब से, जिनसे हम डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर बात करने वाले हैं। यासिर साहब, सबसे पहले तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो यासर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो लफ्ज़ है ना डोमेस्टिक वायलेंस, ये है क्या? सर देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा था कि जो वायलेंस होता था, औरतों के अगेंस्ट होता था, वो तो पता था, लेकिन जो घरों के अंदर होता था, उसका पता नहीं चल रहा था। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है प्रोटेक्ट करता है वुमेन को किसी भी किस्म के वायलेंस से। ये 2005 में जो है हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने बनाया और इसको इम्प्लीमेंट जो है 2006 में किया गया। अब आपको इसको मैं चंद आपको अल्फाज बताता हूँ जिससे हमारे जो ऑडियंस है वो समझ जाएगी। आप देखें, एक होता है फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में क्या होता है, स्टैप करना, किकिंग करना या मारना, किसी तरह से बीट करना, वो फिजिकल वायलेंस में आ जाएगा। हार्म करना, इंजरी करना, ये फिजिकल वायलेंस में आ जाएगा। इसी तरह सेकंडली इसमें होता है वर्बल और इमोशनल वायलेंस। वर्बल और इमोशनल वायलेंस क्या हो गया, अगर कोई नौकरी करना चाहता है, आप उसको नौकरी नहीं करने दे रहे हो। अगर कोई नौकरी कर रहा है, आप उस वुमेन से क्या कर फोर्सली उसकी सैलरी ले रहे हो, या उसको कॉलेज में पढ़ने नहीं जाने दे रहे हो, या यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो, एजुकेशन नहीं ले सकती वो, उसको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहे हो। तो ये हो गया वर्बल और इमोशनल। इसी तरह हो गया इकोनॉमिक वायलेंस। इकोनॉमिक वायलेंस वो हो गया जैसे हम कहते हैं बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं आजकल। साथ में चौथी जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो है मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये चीजें जो है जब उस पर होगी तो ये सारा आ जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस में। और एक इसमें एक और होता है, वो होता है सेक्सुअल वायलेंस। ये चार चीजें जो है डोमेस्टिक वायलेंस में होती हैं। किसी किस्म का भी इमोशनल हो, वर्बल हो, जो घर के अंदर किया जाता है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है इन इन डिफरेंट शेप्स। तो यासर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस सूरत में जब वायलेंस जो है वो घर के अंदर होता है, तो कोर्ट का क्या रोल रहता है? ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया होता है। एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, इसमें कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर होता है जो रजिस्टर्ड सोसाइटी के तहत क्या होता है, एनजीओज होती हैं। उसके अलावा जो कोर्ट है, वो कोर्ट उनको क्या करता है, सुपरविजन करता है। वो अंडर दी कोर्ट ही के अख्तियार में आते हैं। अब कोर्ट का क्या होता है कि कोई भी अग्रीड आदमी, चाहे प्रोटेक्शन अफसर हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, उसमें वो कोर्ट में जाके फाइल कर सकते हैं। और विक्टिम खुद जाके अपनी एप्लीकेशन जो है कोर्ट में फाइल कर सकती है। उस फाइल में ये सेक्शन आती है 12। पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट में जो टोटल सेक्शंस हैं, 37 सेक्शंस हैं और 5 पार्ट्स बनाए हुए हैं। और यानी कि फर्स्ट पार्ट में ये बताया हुआ है कि वायलेंस किस किस किस्म का होता है, और सेकंड पार्ट्स में जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के राइट्स क्या होते हैं, उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पुलिस ऑफिसर का क्या रोल होना चाहिए, उसके बारे में बताया। उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर कोर्ट का, यानी कि आप कोर्ट में जाओगे, अग्रीव्ड हो, विक्टिम फाइल करेगी, और उसमें जो काउंसलिंग का ऑप्शन है, काउंसलिंग के लिए को अगर कोर्ट में आप चाहते हो कि कोर्ट हमारी काउंसलिंग करे, काउंसलिंग का उसमें ऑप्शन है। एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी है, उसका ऑप्शन है। उसके बाद 17 से लेके 21, 22, 23 तक क्या होता है, इसमें इंटरम रिलीफ भी है। उसके साथ साथ क्या है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर है, कोर्ट में रिलीफ मिलेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर की, किसी किस्म का इसको अबैट करना, मारना, उस कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद रेजिडेंशियल ऑर्डर है कि आप इसको घर से निकाल नहीं सकते, जिस घर में रह रही है, मैट्रिमोनियल होम में जो रह रही है, मैट्रिमोनियल फोल्ड में ही रहेगी, वो ऑर्डर दे सकते हैं। मॉनिटरी रिलीफ दे सकते हैं, उसके माइनर बच्चे हैं उसको वो रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद चाइल्ड कस्टडी टेम्परेरी पीरियड के लिए मिल सकता है। तो जो भी है विद इन कोर्ट ने डिस्पोज करनी होती है एप्लीकेशन विद इन द पीरियड ऑफ 16 डेज। ये कोर्ट के अख्तियार में आता है और कोर्ट से उसको वक्ती तौर पर ये जो है रिलीफ मिलती है। हाँ, इन केस अगर इमरजेंसी केसेस है तो वो फौरन तौर पर अपना जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जा सकती है, और उसके बाद पुलिस स्टेशन जा सकती है। तो उनकी ड्यूटी बॉन्ड है कि उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, अगर कोई इंजरी है तो मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, शेल्टर होम दिए जाए। तो ये उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोर्ट में उस तरह एक तरह से उस पर जो तशद्दुद होता है वो रुक जाता है। तो यासर जी, एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे सुनने वाले भी जो है वो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कि एक आदमी जिसने शादी जो है वो मान लो कि पुंछ में ही की है या पुंछ से बाहर की है, और वो नौकरी के सिलसिले में दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो किसी दूसरी स्टेट में है, और वहाँ पे अगर वो तशद्दुद होता है या उनमें कुछ कन्फ्लिक्ट होता है, तो ऐसे में जो है वो क्या वहाँ पे जो है वहाँ जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ पे वो केस कर सकता है जाके अपनी ही स्टेट या अपने ही जो है वो जुरिडिक्शन में उसको करना पड़ेगा? आपने बहुत ही टिकलिश क्वेश्चन पूछा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे लोग, हमारे ऑडियंस जो है कंफ्यूज भी रहती है। इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इसमें एक एक्सेप्शन है। मतलब कि आप किसी जगह कंट्री में जहां पर आप टेम्परेरी रिजाइड कर रहे हैं, जहां पर शायद हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं, आप एक आदमी की शादी जम्मू कश्मीर में होती है, लेकिन वो पंजाब में रह रहा है, लड़की जो है पंजाब में रह रही है, तो वो वहां पर केस फाइल कर सकती है। वहां से उस ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी थ्रू आउट इंडिया में होगी।
तो जहाँ पर वो रिज़ाइड करती है, नौकरी करती है और जहाँ पर रहते हैं, वो किसी भी अदालत हिंदुस्तान में कर सकते हैं। तो यासर जी, एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर जो है वो तनाव या तशद्दुद को जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन क्या एक फैमिली के अंदर माँ-बाप, बहन, भाई जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो क्या वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है? आप देखिए, पहले क्या था, हमारी 125 सेक्शन थी सीआरपीसी की, उसमें सिर्फ मेंटेनेंस था, ओनली मेंटेनेंस, और वो सिर्फ मिलता था जो पर्टिकुलर उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्या है कि इसमें वाइफ भी आती है, जो अनमैरिड वुमेन है वो भी आती है, वो अपने भाई से खर्चा ले सकती है जिस घर में रह रही है। इसी तरह माँ जो है वो अपने बेटे से ले सकती है अगर डिपेंडेंट है। इसी तरह कोई विडो है वो ले सकती है। यानी कि इसमें सबको इंक्लूड कर दिया गया है, और कोई भी वुमेन जो है किसी किस्म की जो है उसके साथ हिमुलेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो इस एक्ट ने वुमेन का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है और उसकी जो डिग्निटी थी उसको रिस्टोर किया है। तो यासर जी, इसके साथ-साथ एक चीज़ और कि मान लीजिए कि कोई आदमी जो है वो कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा है? आप देखिए, अगर कोर्ट के ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर होता है या फाइनल ऑर्डर होता है, उसके या तो अपील करेगा, अगर अपील नहीं की तो वो एग्जीक्यूट हो गया। तो उसकी सजा ये है कि कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी ब्रीच करेगा, उसमें सेक्शन 31 आती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, उसमें मिनिमम जो है मैक्सिमम और मिनिमम 1 साल रखा हुआ है, और 20,000 रुपया फाइन है, या दोनों हो सकते हैं बोथ। लेकिन अगर 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 वो नहीं करेगा तो उसको, और दूसरी इसमें सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं मिलेगी जल्दी जल्दी। जो बंदा सोचेगा कि मैं वायलेट करूंगा और मुझे इमीडिएटली बेल मिलेगी, वो भूल जाए। उसके बाद इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफिसर है, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर कोर्ट के ऑर्डर को ओबलाइज नहीं कर रहा या डेलिबरेटली उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उसके खिलाफ जो है कानूनी यही कानून है इस 3233 के तहत, उसके खिलाफ भी 1 साल सजा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 20,000 फाइन है। तो यासर जी, एक और सवाल कि आप जो है वो आए दिन ऐसे केसेस को डील करते होंगे, ये ज़ाहिर-सी बात है, एडवोकेट हैं, आपका काम है ये। लेकिन रीज़न्स क्या रहते हैं? मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। मैं आपको बताऊँ, मोस्टली जो हमारी सोसाइटी में एक पेशेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है, और उसकी वजह ये है कि एक तो आप कह सकते हैं ईगो, एरोगेंसी, छोटे-छोटे मामले होते हैं, कोई इतने बड़े मामले भी नहीं होते हैं। लेकिन जब अदालत, हालाँकि वो चाहें तो उनके जो पेरेंट्स हैं, चाहे वो लड़की के हों, चाहे लड़के के हों, वो घर में बैठ के सेटल हो सकते हैं। लेकिन जब वो कोर्ट तक पहुँचता है ना, तो कोर्ट में पहुँचने में क्या होता है, एक स्टोरी बनाई जाती है, एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जैसे वो, अब लड़की 2 बातें बोल रही है, अब स्टोरी तो कोर्ट में डालनी है, 4 बातें और ऐड हो जाएँगी उस ड्राफ्टिंग में। तो जो दूसरा वकील होगा, ओपोनेंट कौnsel जो होगा, उसने भी 4 की 8 बनानी है। तो क्या उससे क्या होता है, उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनके बच्चों के कैरियर जो है तबाह हो जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनकी स्पोर्ट्स की, एजुकेशन लेने की, तालीम की उम्र होती है, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम मैंने जो देखा यहाँ पर फ़ील किया है, वो ईगो, एरोगेंसी, एटीट्यूड। यानी कि अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएँ और हम्बलनेस के साथ आएँ, मुझे लगता है इतना कुछ केसेज़ हैं रेयर जिनमें वाक़या ज़रूरत होती है, उनको उनमें तशद्दुद हुआ होता है। लेकिन अगर वो अपना ईगो और एरोगेंसी छोड़ें, आप यकीन मानें, मुझे लगता है अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एल्डर्स की वो सुने, तो अपना ईगो छोड़ दें, थोड़ा-सा ज़िंदगी में हल्का-फुल्का कंप्रोमाइज़ दोनों तरफ से हो जाए। एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट आप करोगे, और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप कह सकते हो जिसको कहते हैं एक्शन, कर्मा। तो हम आज जो कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग टुडे, तो ये किस पर है, इट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्शन। तो कल जो हम करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट एक्शन। तो इसलिए हम अच्छा सोचें, वो चाहे वो घर के जो वालदेन हैं, बहन भाई हैं, उन पर भरोसा करें, अतमाद करें और प्रेयर करें, तो सब कुछ ठीक होगा। मुझे लगता है अदालत में आने की जरूरत नहीं है। तो एडवोकेट साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मैं चलते-चलते एक सवाल, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हालाँकि वो सवाल जो है ना वो हमारे वकील हज़रात जो वो सोचेंगे कि यार हमारा तो वो सिलसिला ही बंद हो जाएगा। मतलब अगर समाज ये चाहे, तो क्या ये वायलेंस जो है वो फॉरएवर के लिए अप्रूव हो सकता है? देखिए, एक सदियों से दुनिया, जब से एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, हमारे कानून में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें आप कह सकते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल आता है, हिस्टोरिकल स्कूल आता है। उसमें प्रैग्मैटिज्म की बात की हुई है, जो एवरीथिंग इज मेकिंग, देयर इज नथिंग फाइनल और एब्सोल्यूट। उसके बाद आप देखें, उसमें एनालिटिकल स्कूल होता है। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये कह सकते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के तहत आता है। जिस तरह सोशियोलॉजी वाले स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाले स्टडी करते हैं, तो इस पे एक स्टडी चलती है हर दौर में। खत्म हो सकता है। हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा क्या होता है, शर्म है।
शर्म किस चीज़ की है, अगर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो क्या करते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। उनको लगता है अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, पता नहीं साइकियाट्रिस्ट को हमें कोई अपना रिलेटिव देख लेगा, वो पता नहीं क्या सोचेगा। या उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है प्रोफेशनल, उसके पास भी नहीं जाएँगे। हालाँकि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, तो बाद में वो डिज़ीज़ बन जाती हैं। तो मुझे लगता है अगर हमारे घरों में अपने ही बेटे को, जो खास कर बेटे जो छोटे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनको मॉरल टीच किया जाए, अपनी बेटियों को मॉरल टीचिंग दी जाए और वैल्यूज़ दी जाए, अच्छी तालीम दी जाए, उनको स्पोर्ट्स की अपॉर्च्युनिटी दी जाए, उनको सिखाया जाए कि वुमेन की डिग्निटी, जैसे आप अपने घर में वालदा को देखते हो, अपनी बीवी को, जो अपने आपके पापा जो है आपकी वाइफ को देखते हैं, या अपनी मदर जो है उसको देखते हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिस तरह आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इसी तरह आप हर औरत को इसी नज़र से देखो। तो यकीन माने, तो अच्छी वैल्यूज़ के साथ अगर ये सोच रखेंगे, अपनी माँ हर अपने फादर जो है वो सिखाएगी बच्चों को, तो मुझे लगता है ये एरेडिकेट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इंटेंशन पर, सोच पर। तो बाकी हालात अच्छे भी आते हैं, बुरे आते हैं। अच्छा करोगे तो आपको रिटर्न अच्छा होगा, बुरा करोगे वो आगे से बुरा ही आपको रिटर्न होगा। तो यासर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत मज़ा आया, थैंक यू। तो सामीन नाज़रीन, ये हमारे जो थे ना एडवोकेट यासर खान साहब, जिन्होंने जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही काम की बातें जो है ना हमसे शेयर की, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो है ना वो इसी तरह से हमारे स्टूडियो यानी कि 90.4 एफएम पे तशरीफ़ लाते रहेंगे। और आप जो है ना जुड़े रहिए 90.4 एफएम के साथ, और आपका अपना रेडियो, रेडियो पीर पंजाब।